मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको आपके एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है सभी को कि महेश बड़वाल सर की आधुनिक भारत की सीरीज चल रही है। यह वीडियो आपके लिए किसी भी वनडे एग्जाम सहित पैट जैसे पैट का है या यूपी ट्रिपल एससी से जो भी एग्ज़ाम, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। ये सब आप कंटिन्यूस देखते रहिए। ये आपका 9वां भाग होगा, 9 पार्ट होगा। एक पार्ट और आएगी, ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो पॉइंट है, भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी मार्च 1942 में। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया, जिसे हम क्रिप्स मिशन कहते हैं। क्लियर है ना। बहुत इत्मीनान से वीडियोज़ को कंप्लीट करके देखिएगा, आराम से सुनते रहिएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। ऐसी नई वीडियो पाने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो और जैसा भी मन हो वैसा कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान देखेंगे हम अब। तो युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया गया। क्या जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद क्या हुआ, भारत को जो है डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया गया। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए ये डोमिनियन राज्य में का दर्जा में ही यही सब प्रावधान थे, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी। ठीक है। जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कौन कौन होंगे? ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। बोल रहा है कि ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो वह वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का उसका अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। ये डोमिनियन राज्य में कहा गया था। ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है फिर आगे चल के। तो फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। रक्षा मंत्रालय किसके पास होगा? ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देखते रहिए सही से। ठीक है। बहुत इत्मीनान से और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो भाई। बता दीजिए कि महेश बड़वाल सर की पढ़ रहा हूँ, इससे कोई भी वनडे एग्जाम में लगभग मदद मिलती है, बहुत अच्छी मदद मिलती है ना। तो क्या है ये, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया। कहाँ तो किया गया? यह किया गया था वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 7 अगस्त। क्या है? 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में, याद रखें 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वार्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई है। क्लियर है ना। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा हो गई। 8 अगस्त 1942 को अगस्त प्रस्ताव यही होता है।
इस डेट में अगस्त प्रस्ताव हुआ। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, देखो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो हमने निर्णय ले लिया था 8 अगस्त को और प्रारंभ हो गया था 9 अगस्त 1942 को। आइए देखते फिर नया पॉइंट, बहुत इत्मीनान से देखिए। महेश बड़वाल सर की ये बुक बहुत अच्छी बुक है ना। तो देखें, फिर बोल रहा है नया पॉइंट कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक जो है वो यूसुफ मेयर अली को माना जाता है। याद रखें, अगर आ जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया। कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। लेकिन करो या मरो के नारे का वास्तविक जनक किसे कहते हैं, तो यूसुफ मेहर अली को कहते हैं। याद रखें सभी दोस्त। ठीक है दोस्तों, जब आप सभी अच्छे दोस्त हैं, पढ़ने वाले मित्र हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अब वीडियो को आपको कैसी लग रही है। ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, वह समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया गया, जैसे 9 अगस्त 1942 को, उस समय बोल रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है ना। याद रखें, ये सब पूछ लिया जाता है, पेपरों में काफ़ी बार पूछा गया है। जब गांधी जी ने लंगोट पहली बार कब बांधी, ये पूछ लिया गया, तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव हुआ, या भारत स्वतंत्र हुआ तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब अकबर अपने यहाँ शासन करते रहे थे, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, ये तो पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन भाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो आप याद रखें दोस्तों, लुई फिशर थे। लुई फिशर एक ऐसे पत्रकार थे जो कि भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रस्ताव हुआ अपने यहाँ इंडिया में, तो अमेरिकी पत्रकार थे और गांधी जी का बहुत साथ उन्होंने दिया था। नेक्स्ट है, ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? याद करिए भैया, ऑपरेशन जीरो आवर जो संबंधित है वो भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से। ठीक है। आइए और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्यार से, बहुत इत्मीनान और प्यार से। जबकि आप पढ़ते हैं, बहुत मन लगा के जब पढ़ते हैं, तो आपके जहन में ये सब आवाज़ मेरी गूंजेगी एक दिन आपको, है ना। और यही जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो याद रखें कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया, तो इन्हें आगा खां पैलेस जो कि पूना में है, वहाँ रख लिया गया। फिर नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? तो याद रखें, जयप्रकाश नारायण थे ये। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल से फरार हो गए, कौन? जयप्रकाश नारायण। और उन्होंने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया, या कहें तो भूमिगत गतिविधियों पर काम किया। नेक्स्ट पॉइंट देखो दोस्तों क्या है, बहुत अच्छे इत्मीनान से प्यार से देखिए वीडियो को, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो वांकीपुर जेल में भेजा गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। महात्मा गांधी भेजा गया पूना महाराष्ट्र, आगा खां पैलेस को। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं ने गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चित्तू पांडे के द्वारा बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की है। ठीक है। आइए चलो प्यार से फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो, बिना प्यार के कोई काम भाई नहीं होता है। प्यार से जब आप पूरी वीडियोज को अच्छे से इत्मीनान से देखेंगे तो आपके जहन में जरूर घुसेगी, ऐसा नहीं जहन में न बैठे आपकी मेरी आवाज़। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1942 में। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1942 में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को
अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता। 9 अगस्त 1942 को यह स्टार्ट हुआ, 8 अगस्त 1942 को इसकी रूपरेखा रखी गई, जिक्र चली तो 7 अगस्त 1942 था। आप ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी। याद रखें कि गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा किसने दी है, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने दी थी। आइए ये भी पॉइंट देखते हैं। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तृतीय चेक की संज्ञा दी है। दोस्तों आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक टॉपिक आपका कंफर्म क्लियर हुआ बहुत अच्छे से, हमें आशा है कि आप बहुत अच्छे से वीडियोज़ को पूरी कर रहे हैं। मैं एक बात फिर ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये न्यू वीडियोज़ आपके पास आसानी से पहुँचती रहे। आइए इस वीडियोज़ में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, आज़ाद हिंद फौज, बेबेल योजना, शाही नौसेना विद्रोह। 3 पॉइंट है इसमें, आज़ाद हिंद फौज, बेबेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है वो वर्ष 1942 में हुआ। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, तो मोहन सिंह ने दिया। याद रखें आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार मोहन सिंह ने दिया। लेकिन जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी, तो याद रहे सुभाष चंद्र बोस जी को सौंपी थी। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ किया, तो यह किया था सिंगापुर में। ठीक है, आप प्यार से फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड रखे गए थे। समझिएगा, आज़ाद हिंद फौज जो थी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आ गई थी, रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की, 1943 में इन्हें दे दी। तो क्या हुआ, 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम से भी इनकी संस्था मतलब शाखाएं दी। तो एक है सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया, तो जापान देश। याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण किया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया, तो शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 6 जुलाई 1944 को क्या पॉइंट है दोस्तों, 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। देखिए ये सब मतभेदों की जगह थे, लेकिन सम्मान एक दूसरे का बहुत करते थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे पटेल जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे महात्मा गांधी हो। विचार अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सम्मान एक दूसरे के प्रति काफ़ी था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखें, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों अपने दोस्तों को, यारों को ये वीडियोज फटाफट शेयर कर दीजिएगा। दिल्ली चलो, या लाइक तो कर दीजिएगा ना। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा, तो सबको मालूम है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, आइए पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्ति की उपाधि दी गई थी। 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया, तो आज़ाद हिंद फौज। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं।
ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन मुकदमा चलाया जिसमें इनमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श और ढिल्लो शहनवाज खान को फांसी की सजा दी गई थी। ये याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? लॉर्ड बेविल ने क्षमा कर दिया था। नेक्स्ट है 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सी राजा गोपालाचारी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, बहुत अच्छे तरीके से देखो, बहुत अच्छी वीडियोज बनती है ये सब, है ना। यहीं से ऐसी पॉइंट आ जाते हैं डायरेक्ट। भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए बेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो 14 जून 1945 को। भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए बेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 14 जून 1945 को। नेक्स्ट है, बेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भूला भाई देसाई थे। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता? तो 12 नवंबर 1945 को। शाही नौसेना ये सब है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, शाही नौसेना विद्रोह। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई जब मुंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार ने 1100 नाविकों ने नस्लबंदी, भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद हड़ताल कर दी। सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, रिहा किया गया। देशव्यापी विस्फोट की स्थिति वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। याद रखें। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैबिनेट मिशन संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इत्मीनान से देखिए। यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं काफी, है ना। 3 पॉइंट। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी से थे, ये पूछ लिया जाता है, द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए संसदीय दल का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन किस संसदीय दल का? तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो 24 मार्च 1946 को। याद रखो, कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। फिर याद करें, कैबिनेट मिशन के समय भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बेविल थे। दोनों याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? तो महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान देखिए, क्या क्या प्रावधान हुए थे इसमें। भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी,
भारत संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधान सभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। कब? 16 अगस्त 1946 को। याद रखें, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान हुई हिंसक घटनाओं को शांत करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो नोआखली गए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है नोआखली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स। माउंटबेटन ने ही गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। कब? नोआखली में के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत है? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। बहुत इत्मीनान से कंप्लीट किया करो वीडियो को, सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, 10 पार्ट्स में यह पूरी खत्म हो जाएगी आपकी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे जिनमें प्रांत के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73, 15 अन्य दल स्वतंत्र उम्मीदवार हुए। नेक्स्ट है संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? तो 9 अगस्त 1946 को। 9 दिसंबर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया या सदस्य चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। किसको स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। नेक्स्ट है वायसराय बेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने की नियंत्रण दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? तो 26 अक्टूबर 1946 को। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। याद रखें जवाहरलाल नेहरू के पास कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले के राष्ट्रमंडल संबंधित मामले, वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले, बलदेव सिंह रक्षा विभाग, जॉन मथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, सी राजागोपालाचार्य शिक्षा विभाग और CH बाबा कारखाना एवं बंदरगाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग थे। ऐसे ही सारे देख लीजिएगा। आसफ अली रेल विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग, लियाकत अली खां वित्त विभाग। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। तो यह पार्ट आपका क्लियर हुआ। अब आपका एक वीडियो और बनेगी जिसमें भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता और विविध के क्वेश्चन सारे शामिल होंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत इत्मीनान से बहुत अच्छी तरीके से वीडियोज़ को कंप्लीट किया करें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर तो कर ही दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।